तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोकिंग यहाँ पर देखता है कि वो जो ओल्ड मैन थे, स्टोन ओलिया जो भी नाम था, उन्हें भी वो जेलीफिश मार चुकी थी। और ये जो भी चल रहा था घटना, ये मंदिर क्षेत्र के आसपास ही चल रहा था। अब आगे अब जो भी बचे कुछ लोग थे ना, उनकी अलग फट रही थी। कुछ मरी हुई जेलीफिश भी थे। अब देखो, जेलीफिश जब जिंदा रहते ना काफ़ी सुंदर दिखते थे, लेकिन मरने के बाद ये अलग ही बदबू आती थी। मतलब आप वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और करप्शन और अभी फैलते रहता था उनके आसपास। तो घटना चलती रहती। ये जो यंग मैन और वुमेन थे ना, जंगल की तरफ भागते हैं और जेलीफिश वगैरह इनका पीछा करती है। 2 घंटे और निकल जाते हैं। जोकिंग मंदिर क्षेत्र के पास पहुंच चुका था। पूरे लाश वश वगैरह को देखता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉन्डे ने जिंदगी में बहुत लोगों को मरते हुए देखा था। ये जो बॉडीगार्ड, ये सेवक वगैरह मरे थे, ये छोड़ देता है। बस जेलीफिश के थोड़े ओसीस वगैरह को एकत्रित कर लेता है कि उन्हें ये स्टडी करेगा। एक लाश के पास रुकता है जो कि ऑल स्टोनी का था। उनके छाती में एक बड़ा सा होल था। जोकिंग थोड़ा निराश जरूर होता है। अब देखो, ये भगवान तो नहीं है कि सबको बचा लेगा। ऑल स्टोनी ने इससे इंश्योरेंस खरीदा था, वो मतलब पैसे वगैरह या स्पिरिचुअल कॉइन्स दे करके। हर बार थोड़ी आप बचा सकते हो किसी को के। और वो जो इंश्योरेंस था वो फॉग से रिलेटेड था, ये तो अलग चीज़ था। फिलहाल ये ऑल स्टोनी की आंखें बंद करता है और इन्हें दफना देता है। अब इनके लिए वैसा जैसे किसी का लाश दफना दिया तो वहाँ कुछ गाड़ा जाता है कि पता रहे कि किसी का है। लेकिन अब आपको पता है बंजारों का कोई वैसा नाम वाम होता नहीं है। सर्जेंट ने वैसे ही बोला था, फैमिली होती नहीं है, तो ठीक है। अब जू इस दौरान ना बेस कैंप की तरफ देखता और सोचता है, 4 महीने हो चुके हैं इसे बेस कैंप आए हुए। ब्लड शैडो मर चुके हैं, फ्लेम क्रो मर चुका है, फैट माउंटेन हॉर्स 4 भी मर चुके थे, सर्फिस घोस्ट भी मर चुके थे, बोन ब्लेड भी मर चुका था। अब ओल्ड स्टोनी, थंडर रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे इसके साथी इस दौरान मरे थे और भी। मतलब कितनी खूंखार दुनिया है, जो भी बोल लो। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको मजबूत होते रहना पड़ेगा, स्ट्रांग बनते रहना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ से निकल जाता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इस दौरान एक जगह रुकता है, आसपास की हवा को स्मेल करता है। एक पाउडर का से स्मेल आता है। ये तो इसको इतनी समझ थी भाई, जहरीले पौधों की भी, हर चीज़ की भी, कि ऐसा स्मेल इसने कभी मतलब स्मेल किया नहीं था। तो एक व्यक्ति पर ना वो हल्का सा पाउडर गिरा हुआ था, तो ये उसे देखता है ध्यान से। अब उस पाउडर कैसे बना था इसे तो नहीं समझता, लेकिन इसको इतना पता था कि उसमें केचुए का ब्लड मिक्स है। बाई ने बताया था इस केचुए के बारे में, जिसकी मानो मरना पड़ती है, एजलेस सेंटीपीड। उसके मतलब खून में ना एक औषधीय गुण होता है, बाकी दवा ववा बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और ये जानवरों को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसे बहुत सारे शिकारी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये दिमाग लगा था इसने जेलीफिश से क्यों दिखी थी, क्या इस पाउडर की वजह से ही हो रहा है। अब ये जहरीला पाउडर अपना निकालता है। अब अपना जो जहर था ना, इस जो पाउडर था उस पर मिला देता है। इस बार अलग लोकेशन में मूव करता है, उस डायरेक्शन में नहीं जाता जिधर ओल्ड स्टोनी थे या वो यंग मैन और वुमेन भागे थे, क्योंकि इसको इससे क्या ही करना है। क्योंकि वैसे भी वो लोग तगड़े ही होंगे, मतलब और उसको क्या करना है, एक्सपर्ट हैं, इतने सारे लोग एक साथ आए हैं तो कुछ तो होगा। अब जोकिंग पता कर लेता है, फिर अपने लेबोरेटरी आ जाता है। जितने भी इसने नए पौधे लाए थे पूरे इन्हें स्टोर करता है और अपने वाइट बोलूस वाले प्रोजेक्ट पे फिर से काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे रात का समय होते जाता है और अभी भी ना बैटल के जो आवाज आते हैं वो इसे सुनाई दे रहे थे, इसके करीब आते जा रहे थे। और फाइनली से कुछ लोगों के चलने की आवाजें आती, तो ये अपने लेबोरेटरी से बाहर निकलता है। रात का समय था, चंद्रमा आसमान में थे, आवाजें आ रही थी, रास्ता इधर जा रहा है, सभी लोग अंदर आ जाओ। और ये देखता है कुछ लोग जिनके कपड़े फटे थे, ये उनकी आवाज थी। इनके पीछे में 10-12 लोग और थे, 7-8 बॉडीगार्ड, ज्यादातर इंजर्ड थे। पूरा गिरा मिला के मतलब अगर जोड़ोगे तो 20 लोग के आसपास थे। और यहाँ पर ना लोग थोड़ा एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने लगते। और ये जो यंग मैन और ये वुमेन थे, मतलब वो लड़का और लड़की, वो चैन की सांस लेते। तभी जोकिंग बाहर निकलता अपने लेबोरेटरी से। ये दोनों चिल्लाते हैं, लड़का और लड़की कोई तो है यहाँ पर। जोकिंग से दूर हटने लगते और 3 बॉडीगार्ड ना जोकिंग की तरफ बढ़ते। उनकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट था। जू जो था अपना एक कोल्ड लुक देता, उसकी आंखें तो वैसे भी भाई कोल्ड थी। और सीधा आर पार देखता उनके मैन और वुमेन की तरफ। एक जू से बड़ी थी, नया बड़ी थी, जो भी बोल लो 16-17 साल की होगा। स्थिति काफी खराब। ये वो लड़का था बेसिकली, और वो थी यंग वुमेन जो काफी सुंदर भी थी। कपड़े सुंदर पहने थे लेकिन गंदे हो चुके थे। जू जब इसकी तरफ देखता है तो जानता था कि वो डरने का एक्टिंग कर रही है। लड़की ने अभी भी साफ ग्लव्स पहने थे। अब जू के कुछ जहर के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, तो इसे पता था कि वैसे ग्लव्स के क्या इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पाउडर छिड़कने में, जहरीले पाउडर। तो ये जो 8 बॉडीगार्ड थे, सबका जो पावर लेवल था की कंडेंसेशन के 6th लेवल में था। कुछ भी और भी लोग थे जो कि 5th लेवल या उसके नीचे थे, तो वो अलग ग्रुप बना के थे। सबको ऑब्जर्व कर रहा था अपना जू, कि लड़का जो है ना वो 7th लेवल की कंडेंसेशन में, और ये लड़की जिसने जेलीफिश बुलाई है, मतलब इसके हिसाब से तो ये समझ गया था यही मेन खतरनाक है। मतलब जू देखता था ऐसा, ओके ये ग्रुप ठीक है, ये ठीक है, ये ज़्यादा खतरनाक है। बॉडीगार्ड वगैरह जब जू की तरफ देखते ना उसकी आंखों में खास करके, तो समझ जाते। बेसिकली जू ने क्या कहता है ना, ये मंदिर क्षेत्र में अपना एक वर्कशॉप बनाया। मंदिर क्षेत्र या जहाँ भी मतलब जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में कहीं पे इसने अपना बनाया था लेबोरेटरी। तो इन्हें इतना तो समझ में आता है कि ये बंदा सिंपल तो होगा नहीं, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर आप आते जाते रहते हो तो आप नॉर्मल बंदे तो नहीं हो।
तो उनमें से एक बोलता है कि फेलो डाविस्ट, क्या आप यहाँ पे रहते हो, क्या आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं क्या? मतलब एक गार्ड पूछता है, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हमको बस बीस्ट वगैरह ने अटैक कर दिया था, इसलिए हम छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जैसे ही दिन का समय होगा हम निकल जाएंगे, हमें माफ़ करना, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन ये जो लड़का और लड़की थे वो भी सरप्राइज हो जाते हैं, ये इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हैं गार्ड्स हमारे। तो वो जो बंदा भी था ना वो जू की तरफ देखता और थोड़ा सीरियस हो जाता है। लड़की अभी भी सस्पिशियस थी, थोड़ी संदिग्ध थी, खास करके जू के लेबोरेटरी की तरफ देख करके। वहाँ से पौधों के स्मेल भी आ रहे थे, तो इसे समझ में तो आ ही जाता है कि जू क्या करता होगा। जू अपने लेबोरेटरी की तरफ फिर से बढ़ता है, बस ऐसा इशारा कर देता है कि ठीक है रुक सकते हो यहाँ पे। अभी भी वो लड़का लड़की थोड़े नर्वस थे। जो लड़की थी ना वो दूसरी पता नहीं मतलब एक लड़का दो लड़कियाँ जो भी है वो बोलती है कि तुम बहुत मीन आदमी हो, तो यहाँ पर बस छिपने आए थे, बाहर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। जानबूझ करके वो ऐसा करने की कोशिश कर रही थी कि क्योंकि सुंदर थी दिखने में, तो लोग जो इसे पसंद करते हैं इसके लिए इस बंदे से झगड़े करेंगे, मतलब अपने जू से। तो कुछ लोग भी वही बोलने लगते हैं इसके सुर ही कि हम तो बस यहाँ पर रुकना चाहते हैं। जू तभी एक कोल्ड लुक फिर से देता है और अपने डैगर को ना बहुत तेजी से मूव कराता है लड़की की तरफ, और डैगर उसके कान की तरफ से पड़ता है, हल्के से इसके बाल काट देता है। जू इसको मारना नहीं चाहता था, बस इसको ऐसा इशारा करता है लड़के समझ जा। लड़की जब देखती है ना जू और एक खतरनाक लुक देता है। बाकी वो जो एक लड़का लड़की थे वो तो और अचंभित हो जाते हैं। और फिर जो बोलता है देखो हम बाई चांस मिले हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे मजबूर करो, मत करो मजबूर। फिर ही अपने प्रयोगशाला की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग अब शांत हो जाते हैं और बहुत लोगों को ये भी समझ में आता है कि जेलीफिश से तो ज़्यादा खतरनाक ये बनता है। इधर इस दौरान एक और जेलीफिश इन पर अटैक करने लगती है, पीछे से और भी ज़्यादा जेलीफिश इन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है और यह सैकड़ों की संख्या में थी, मतलब 100 से ज़्यादा। फिर से ये लोग जो अचंभित हो जाते हैं और बैटल दोबारा से शुरू हो जाता है। जू की जिस पर नज़र पड़ी थी ना वो यंग मैन पे, जो कि 7th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन में था, बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन बहुत सारे जेलीफिश भी थे। एक और यंग मैन था जो कि काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के था और अपने दूसरे साथी जो कि 7th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन में था उसको बोलता है यंग मास्टर भाई मेरी मदद करिए। तो ये बंदा फिर से अटैक करता है कलरफुल ऑफ लाइट से जेलीफिश की तरफ। जू जो कि थोड़ी दूरी पर था, अब इसकी तरफ भी कुछ जेलीफिश पड़ती है, 3 इसकी तरफ खास करके। एक कोल्ड लुक देता है, मुक्का बनाता है और मारता है एक जेलीफिश को, और एक ही अटैक में ना वो पिदुल्ले निकल जाते हैं उसके, और ये रुकता नहीं है, डैगर निकालता है लेफ्ट हैंड से और आते हुए 2 और जेलीफिश पर अटैक करता है। बहुत फास्ट था ये, अजाइल भी था और काट देता है भाई 2 भागों में। और जब वो लड़का और लड़की देखते हैं अचंभित हो जाते हैं जू के डायरेक्शन। अब इस बार जू की तरफ 10 जेलीफिश पड़ते हैं। जू का एक्सप्रेशन वैसा ही नॉर्मल था, बहुत तेजी से बढ़ता है आफ्टर इमेजेस बनाते हुए, एक एक को फाड़ते जाता है। लेकिन वो मर रहे थे ना तो करप्शन भी फैल रहा, तो ये जो प्लांट्स वगैरह थे वो भी ना ब्लैकिश कलर में हो रहे थे, ग्रीन ब्लैक कलर में, जो कि जू की लेबोरेटरीज में थे उस तरफ भी। बॉडीगार्ड्स जो कि थोड़े इंजर्ड थे उन पर भी इसका असर पड़ रहा था। अब जू को गुस्सा आता है कि उसका ये जो एरिया उसने अपना बनाया है प्रयोगशाला वगैरह के लिए उस पर अफेक्ट आ रहा है, और तेज मूव करता है और भी जेलीफिश मारने लगता है। इसका डैगर भी खराब होने लगता है क्योंकि इसका डैगर उतना सही नहीं था। अब ये ना अपना सरिया निकालता है, जेलीफिश को मारते जाता है, जहर का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जेलीफिश पे ना जहर का उतना असर पड़ नहीं रहा था। लेकिन एक काम था इसके जहर का, एक और काम था ना कि वो जो बदबू आती है बेसिकली उसको खत्म कर देता था। अब देखो इसका सरिया सही है, सरिया से आप क्या कर सकते हो, होल कर सकते हो किसी की बॉडी में, मतलब आर पार कर सकते हो, लेकिन फाड़ नहीं सकते हो ना इतना इजीली जैसा आपका डैगर फाड़ सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि दोस्त मेरे तलवार का इस्तेमाल कर लो, और वो फेंकता है। जू देखता है इस तलवार को, और ये जो बंदा फेंकता है ना ये यंग मास्टर भाई था, और बहुत तेजी से ना भाई ये काटते जाता है, 7-8 जेलीफिश काट देता पलक झपकते। लोग देख रहे थे यार क्या तगड़ा आदमी है, ये बॉडी कल्टिवेटर है। इसका लेवल क्या है, ऐसा तो नहीं कि ये पीक लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन आ रहा है 5वें या 6वें लेवल में होना चाहिए। मेन मैटर ये है कि बहुत रूथलेस आदमी है, चाहे वो बॉडी गार्ड्स हो या ये जो यंग मास्टर्स थे सभी अचंभित। वो लड़की भी काफ़ी हैरान होती है कि उसके क्लैन में कुछ लोगों को मॉन्स्टर कहा जाता है जो कि एकदम खतरनाक होते हैं, उन्हें बस मारने आता है। ये बंदा उन लोगों के जैसा है, तो इसे समझ में आता है कि मुझे ऐसे बंदों से लगना भी नहीं चाहिए। इसका जो मिशन था वो तो पूरा हो चुका था। इसका काम क्या था ना कि जेलीफिश वगैरह को इधर अट्रैक्ट करना। जेलीफिश वगैरह जहाँ रहते हैं ना उसको जेलीफिश का घोंसला बोल लो या जो भी बोल लो, तो वहाँ पर चर्च के लोग जाने वाले थे, तो उधर खाली होगा तो वो लोग को जो चाहिए वो निकाल पाए या ना निकाल पाए, उससे अब इसको क्या करना, इसने अपना काम कर दिया था। अब ये क्या करती है, इसके हाथ में एक स्लिप था जेड, जिसके अंदर एक ट्रेजर था जो कि इसको टेलीपोर्ट कर सकता था। यही इसका बैकअप प्लान था, और ये ज़्यादा हिचकती भी नहीं। हिचक थोड़ा बहुत रही थी, लेकिन जैसे और भी ज़्यादा जेलीफिश आते हैं ना ये दिमाग बना लेती कि नहीं अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और उसे यूज़ कर लेती है, गायब हो जाती है। अब लेकिन इसका जो साथी थे ना उनका इमोशन बदलता है कि यार ये तो निकल ली। जू का फोकस जाता है आते हुए जेलीफिश की तरफ। अब इसे लगता है यार बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये अपना मुंह खोलता है, एक दहाड़ मारता है, और जब दहाड़ मारता है ना इसके पीछे फिर से हॉबगॉब्लिन की ऑरा प्रकट होती है, वो भी दहाड़ मारता है। उसे देख करके ना उसके खोपड़ी पर एक क्या बोलते हैं सिंग भी था, बड़ी अलग ही ब्लैकिश कलर की थी। तुरंत ही जो जेलीफिश थी ना वो रुक जाती है, उसे देख करके बाकी लोग भी हैरान हो जाते कि यार ये बंदा
इसके पीछे एक साया भी बन रहा है। साया मतलब ये वो वाला साया नहीं था, इसका परछाई, ब्लड और एनर्जी वाला हॉबगॉब्लिन का। तो क्या ये पीक लेवल पे पहुंच चुका है बॉडी कल्टीवेशन के? बॉडी कल्टीवेशन में जो पहला लेवल होता है बॉडी रिफाइनमेंट, अब वो रुक जाते हैं। जू भी अपना एक चैन के सांस ले। कुछ लड़कियां जो काफी डरी हुई थी वो मतलब जू से तो काफी अचंभित होती हैं और जू के ऑरा को देखकर थोड़ा और भी उससे भी डर जाती। यंग मास्टर बाई अभी खुद भी शांत थे और फिर इसको रेस्पेक्ट दिखाते कि मेरा नाम बाई युनडोंग है, आपकी सहायता के लिए शुक्रिया दोस्त, जरूर मैं इसका रीपे करूंगा। अब जू उस तरफ दिखता है जिधर वो लड़की थी, तो ये बताता है कि वो लड़की का नाम ली रुओलिन था। एक क्लैन से आती है जिनके स्पेल फॉर्मेशन अच्छा यूज करते वो लोग। उसके पास टेलीपोर्ट करने वाला टालिस्मैन था और इसलिए वो निकल गई। अब जू पूछता है कि तुम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है? बाई युनडोंग बोलता है कि नहीं, हम सभी बड़े बड़े क्लैन से ही हैं वायलेट लैंड्स के, लेकिन हमारी प्राइमरी ब्लड लाइन क्लैन नहीं है। अब जू इसके तलवार को वापस कर देता है। जितने भी ये लोग नए महिला पुरुष थे ना, वो इसका रेस्पेक्ट दिखाते जू को। तो इस दौरान एक सवाल पूछ लेता है इससे कि ग्रैंड मास्टर भाई आपके कुछ लगते हैं क्या? तो ये बंदा बताता है हाँ वो मेरे ग्रैंड अंकल है। और ये भी सरप्राइज होता है कि तुम मेरे ग्रैंड अंकल को जानते हो? जू बस हाँ में सारा हिला और फिर बोलता है वैसे यहाँ पर करप्शन काफी ज्यादा है, तुम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। और फिर बाकी लोग इसको फॉलो करते। तो सभी लोग जू को फॉलो करते। काफी कमजोर थे लेकिन अब क्या करते, चलना तो पड़ेगा ना भाई। और समय बीतते जाते धीरे धीरे। अगले दिन की सुबह का टाइम हो चुका था और ये जंगल के लगभग बाहर के हिस्से में पहुंच चुके थे। इस दौरान 3 लोग बहुत तेजी से इनकी तरफ आते हैं और फिर इन लोगों की नजर जू पे पड़ती है और इनसे दूरी बना के रखता है। अपने जहरीले जो पाउडर थे वो भी तैयार रखता है। तीनों एक्सपर्ट्स इसकी तरफ पढ़ते भी और उसके बाद अपने ग्रुप को लेकर, क्योंकि ये उनके ग्रुप थे, लेकर निकल जाते हैं। जो लड़का था भाई युनडोंग अभी भी जाते जाते जू को रेस्पेक्ट दिखाता है और बोलता है कि हमारे तो बहुत सारे सामान ही प्रतिबंधित क्षेत्र में गुम चुके हैं, हमें जल्दी से वॉयलेट लैंड पहुंचना पड़ेगा टेलीपोर्टेशन पोर्टल को यूज करके। काफी हम करप्टेड भी हैं, लेकिन मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा, मेरे तलवार को स्वीकार कर लीजिए। अब जू तलवार को देखता है, तलवार काफी अच्छा था और इसे स्वीकार कर लेता है और फिर अपने बेस कैंप की तरफ बढ़ जाता है। अब इसका ये था ना, इसको कुछ और नए डैगर्स खरीदने हैं, क्योंकि तलवार काफी बड़ी हो जाती है ना, डैगर्स छोटे छोटे रहते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र ये फिर से वापस जाएगा। पहले इसका ये भी देखना था कि जेलीफिश वगैरह अपनी लोकेशन पे लौट जाए, लेकिन जब ये बेस कैंप की तरफ बढ़ रहा था ना, इसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारे अनजान लोग इसे दिखाई देते, मानो कुछ इससे कुछ लोग कहना चाहते थे। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और जब पहुंचता है ना, तो इसके बेस कैंप के एरिया में जहाँ पर ये रहता था वहां पर भी बहुत सारे लोग थे और ये बेसिकली स्पेशल गार्ड्स थे कैंप ओनर के। जू अंदर एंटर कर देखता है ना कि वो जो तीरंदाज थे वो भी आ चुके थे, काफी कमजोर दिख रहे थे, चेहरे पर ब्लड व्लड के निशान थे और ग्रेसफुल रैप्टर भी खड़ी थी जो कि इंजर्ड थी। और जैसे ही एंटर करता ना अपने घर में, वो दोनों इसकी तरफ थे और फिर तीरंदाज बोलते हैं कि बच्चे, सर्जेंट को कुछ हो चुका है। बोलते बोलते भी ये खांसते और खून की उल्टी करते हैं। जोकिंग को मानो ना बिजली लग गई हो जब भी ये सुनता है, तो एकदम ऐसा खड़ा हो जाता है, एकदम क्या बोलूं मैं, पत्थर का सा बन जाता है। अंदर से लगता है क्या हो गया यार, बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। फाइनली पूछता है क्या हुआ? इसकी आवाज में ना एक कप का पहाड़ थी। तो देखो बैटल जो है ना काफ़ी खतरनाक है, तो मैं इसे कल एक फुल फ्लो में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ऐसे बीच में छोड़ूंगा फिर तुम लोग बोलोगे। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी अनअल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।